ये बात है 1608 की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छोटा सा ट्रेडिंग शिप सूरत की पोर्ट पर आकर रुकता है। कुछ व्यापारी उतरते हैं और यहाँ से मखमल और चांदी ले जाते हैं। वो यहाँ आए थे केवल बिजनेस करने, ऐसा सब सोचते थे। लेकिन अगले 250 सालों में ये ट्रेडर्स दुनिया की सबसे अमीर सिविलाइजेशन को अपने घुटनों पे ला देते हैं। 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब हमारा जीडीपी दुनिया का सिर्फ 3% था, जबकि 1700 में जब अंग्रेजों ने यहाँ पांव पसारे थे, इंडिया अकेले 24.5% ग्लोबल जीडीपी कंट्रोल करता था। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, 45 ट्रिलियन डॉलर्स की लूट, 3.5 करोड़ लोग अकाल से मरे, 200 साल की गुलामी। लेकिन सोचो, अगर उस दिन एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती, कोई स्टॉर्म, पॉलिटिकल रिफ्यूजल या सिर्फ एक डिले, और ईस्ट इंडिया कंपनी का वो जहाज कभी भारत तक पहुंचता ही नहीं। क्या आज का भारत दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी होता या कुछ और ही होता? जिस भारत को दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, वो ही भारत सिर्फ 200 सालों में घुटनों पर आ गया। लेकिन ये गिरावट किसी एक अटैक या फिर किसी एक शासक की नहीं, ये एक स्लो प्लान्ड एक्सट्रैक्शन थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तब भारत कोई पिछड़ा हुआ देश नहीं था, बल्कि बिल्कुल इसके अपोजिट था। मुगल एम्पायर अपने पीक पे था, जहांगीर और शाहजहां का जमाना था। दिल्ली, आगरा, लाहौर, ये शहर यूरोप के सबसे बड़े शहरों से भी अमीर थे। और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में सबसे फेमस थी। ढाका की मसलिन, कॉटन के बहुत ही बारीक धागे से बना एक कपड़ा इतनी हल्की होती थी कि एक साड़ी एक अंगूठी से गुजर सकती थी। बंगाल अकेला इतना अनाज प्रोड्यूस करता था कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया को एक्सपोर्ट होता था। स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी जो डेमेस्कस तलवार में यूज होती थी, वो इंडियन टेक्निक थी। डायमंड्स केवल इंडिया में मिलते थे उस वक्त, कोहिनूर, होप डायमंड, ये सब यहाँ से गए। एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंगस मेडिसन की रिसर्च के मुताबिक 1700 एडी में इंडिया और चाइना दोनों मिला के दुनिया की 50% इकोनॉमी कंट्रोल करते थे। अब जरा सोचो, अगर ब्रिटिश इंटरवेंशन ना होता, यहाँ पहला सवाल ये आता है, क्या मुगल एम्पायर सरवाइव कर पाता? हिस्ट्री बताती है कि 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल्स ऑलरेडी वीक होने लगे थे। मराठास एक्सपेंड कर रहे थे और रीजनल किंगडम्स भी पावरफुल हो रही थी। ब्रिटिशर्स अगर ना भी होते तब भी एक यूनिफाइड इंडिया तो मुश्किल था। मराठा एम्पायर ग्रेजुअली पूरा इंडिया यूनाइट कर लेती। शिवाजी महाराज के विजन को आगे बढ़ाते हुए उनके सक्सेसर्स एक डिसेंट्रलाइज लेकिन यूनाइटेड कन्फेडरेशन बना सकते थे, जैसे जर्मनी या स्विट्जरलैंड आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से। या फिर इंडिया यूरोप की तरह डिवाइडेड होता 20 से 30 पावरफुल किंगडम्स में। तमिलनाडु, बंगाल, पंजाब, राजपुताना, सबका अपना अपना अलग नेशन होता। लेकिन एक बात पक्की है, जो ब्रूटल सेंट्रलाइजेशन ब्रिटिश ने किया वो तो ना होता। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से डेलिबरेटली कम्युनिटीज को तोड़ दिया। अगर वो ना होते तो कम्युनल टेंशंस आज जितने हैं उतने इंटेंस ना होते। अब यहाँ आता है सबसे इंटरेस्टिंग एंगल। ब्रिटिश रूल ने इंडिया की इकोनॉमी सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय की। 1700 में इंडियन टेक्सटाइल्स यूरोप में इतनी पॉपुलर थी कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स तक डर गए थे। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि इंडियन फैब्रिक पे हैवी टैक्सेस लगाओ। फिर जब कंट्रोल मिला इंडिया पे तो यहाँ के वीवर्स के हाथ तक काट दिए गए लिटरली। मैन्युफैक्चरिंग डेलिबरेटली खत्म कर दी गई। बंगाल की जीडीपी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी से जस्ट पहले लगभग 94 बिलियन डॉलर थी आज के हिसाब से, और 1947 तक ये पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ 1700 से 1800 में, इंडिया भी कर सकता था। हमारी स्टील इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग जो मुगल एरा में वर्ल्ड क्लास थी, और एग्रीकल्चर सब मॉडर्नाइज हो सकते थे। इकोनॉमिस्ट के प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर इंडिया अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर बना रहता 1700 से ही, तो आज इंडिया की जीडीपी 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर के बीच हो सकती थी। यूएसए जो आज 30 ट्रिलियन डॉलर पे है, हम उससे भी आगे होते। लेकिन एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि वहां साइंटिफिक टेम्परामेंट, इनोवेशन कल्चर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का इकोसिस्टम था। और इंडिया में कास्ट सिस्टम, रिजिड सोशल स्ट्रक्चर और एजुकेशनल बैकवर्डनेस भी थी। ब्रिटिशर्स को ब्लेम करना इजी है, पर अपनी गलतियों पर भी नजर डालना जरूरी है। अब कल्चर की बात करते हैं। ब्रिटिश रूल ने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम दिया, रेलवेज बनाई, टेलीग्राफ लाइंस बिछाई, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिश की। बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये सब डेवलपमेंट थी, पर दूसरी तरफ देखो, हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया। गुरुकुल और नालंदा जैसी ट्रेडिशन बिल्कुल खत्म हो गई, और वो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम बैकवर्ड कहकर ठुकरा दिया गया। इंडिया अपनी पेस से मॉडर्नाइज होता। मेजी रेस्टोरेशन 1868 में जापान ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट की, पर अपनी कल्चर और आइडेंटिटी को बचा कर रखा। इंडिया
इंडिया भी एक सिमिलर पाथ फॉलो कर सकता था। संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस में साइंटिफिक रिसर्च होती, आयुर्वेद को सिस्टमेटिकली डेवलप किया जाता मॉडर्न मेडिसिन के साथ। योगा और मेडिसिन तो पहले ही ग्लोबली फेमस होते। कुछ सोशल इविल्स जैसे सती, चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये डेफिनेटली थे जिन्हें ब्रिटिशर ने लीगली एबोलिश किया, मोस्टली राजा राम मोहन रॉय जैसे रिफॉर्म्स के प्रेशर में आकर। पर ये रिफॉर्म मूवमेंट्स इंडियन सोसाइटी के अंदर भी आ सकते थे, जैसे ऑलरेडी आ भी रहे थे। जियोपॉलिटिक्स में भी इंडिया की पोजीशन कुछ और ही होती। 1947 के बाद जब इंडिया आजाद हुआ तब हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के लीडर तो बने, लेकिन इकोनॉमिकली और मिलिटरीली वीक थे। न्यूक्लियर वेपन्स तक 1974 में बनाए हमने, जबकि इंडिया 1800 से 1900 में एक मेजर मिलिट्री पावर बन सकता था। मुगलों के पास आर्टिलरी और कैवलरी तो ऑलरेडी पावरफुल ही थी। इसके साथ वेस्टर्न वेपन्स भी अडॉप्ट करके हम जापान या चाइना की तरह अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइज कर सकते थे। और दोनों वर्ल्ड वॉर में इंडिया फोर्स्ड पार्टिसिपेशन के बजाय न्यूट्रल रह के या अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एंटर करता। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस की जरूरत ही ना पड़ती। इंडिया ग्रेजुअली एक डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप करता, जैसे ब्रिटेन ने खुद सेंचुरीज में किया। और यही नहीं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ऑलमोस्ट कंफर्म्ड होती, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पकड़ नेचुरली ज्यादा होती। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर ब्रिटिश कंसोलिडेशन ना होती तो इंडिया में इंटरनल वॉर्स ज्यादा होती, रीजनल किंगडम्स आपस में लड़ते टेरिटरी के लिए, जैसे यूरोप में सदियों तक हुआ। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी बहुत स्लो होता, रेलवेज, टेलीग्राम्स, मॉडर्न मेडिसिन ये सब इवेंचुअली आ तो जाते, लेकिन उस समय शायद नहीं। और सबसे क्रिटिकल, नेशनल आइडेंटिटी। इंडिया एज अ यूनिफाइड नेशन का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी से आया। अगर वो ना होते, क्या हम आज 30 डिफरेंट कंट्रीज होते? एक साउथ एशियन यूरोप। 1947 का पार्टीशन, 10-20 लाख लोग मरे, सबसे बड़ी पोस्ट माइग्रेशन इन हिस्ट्री। सब जानते हैं ये ब्रिटिश लेगेसी है। साइरिल रेडक्लिफ ने 36 दिनों में मैप पे बॉर्डर्स ड्रॉ किए, वो भी बिना कभी इंडिया आए। हिंदू मुस्लिम टेंशंस एग्जिस्ट करते, जो हिस्ट्री में ऑलरेडी थे भी, लेकिन सिस्टमैटिक कम्युनल पॉलिटिक्स जो ब्रिटिशर ने अपनाया, डिवाइड एंड रूल, वो नहीं होता। पॉसिबल है कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता ही नहीं, या होता तो भी इतना वायलेंट नहीं होता। लाखों जाने बच जाती। बांग्लादेश, 1971 का वॉर, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, सब कुछ अलग होता। देखिए, हिस्ट्री को व्हाट इफ के नजरिए से देखना इंटरेस्टिंग है, पर एक इंपॉर्टेंट लेसन भी है इसमें। ब्रिटिश रूल ने इंडिया को 200 साल पीछे धकेल दिया, ये सच है। 45 ट्रिलियन डॉलर्स की लूट, फेमाइंस, डिवाइड एंड रूल, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, इन्हें जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सिर्फ पास्ट पे रोते रहे तो फ्यूचर भी नहीं बना सकते। आज 2025 में इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। स्पेस मिशन, IT सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, सब में आगे बढ़ रहे हैं। अब असली सवाल ये है, अगर अंग्रेजों ने 200 साल छीन लिए तो क्या हम अगले 50 सालों में वो वापस नहीं ले सकते? हर बार ब्रिटिश की वजह से पीछे हैं बोलने से बेहतर है कि हम आज के प्रॉब्लम सोल्व करें। करप्शन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ फोकस करें। अपनी सोच को सही तरीके से इस्तेमाल करें, बिना किसी को ब्लाइंडली फॉलो किए। तो चलिए दोस्तों, मैं कृष्ण हंस मिलूंगा एक और नेक्स्ट व्हाट इफ सिनारियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।